जिस होमवर्क के साथ छोड़ा था। आई होप ये होमवर्क आपने कंप्लीट किया हो। सो लेट अस डिस्कस दिस होमवर्क। सो द क्वेश्चन वाज कि आपको सारे प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करना, वेज डायरेक्ट प्रोजेक्शंस आपको गिवन है, उसमें फिशर में कन्वर्ट करना, फिशर से फिर आपको सॉहर्स कन्वर्ट करना, फिर न्यूमन में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये होमवर्क लास्ट टाइम में आपको छोड़ा था। चलो हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिशर प्रोजेक्शंस। इस वेज डायरेक्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो आपको पता है कि फिशर प्रोजेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। तो उसमें ये वाला जो लाइन था, थिन लाइन था, वो कौन सा बॉन्ड दिखाता है, ये बॉन्ड दिखाता है। ओके, सो दिस इज CHO, नीचे COOH। ठीक है, और आपको ध्यान देना था कि जो डैश लाइन पे है उसको उसी साइड में रखना है। तो यहाँ पे अगर आपका डैश लाइन पे कौन सा है, H, तो H लेफ्ट साइड में है, तो हम लोग भी इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। ब्रोमीन किधर आपका राइट साइड में है, तो ब्रोमीन को राइट साइड ना। यहाँ पे H किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड रख दिया। ब्रोमीन राइट साइड है तो राइट साइड रख दिया। ठीक है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने ये जो कन्वर्ट किया है वो सही है या भी नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करके। लाइक 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, प्रायोरिटी 3 इसको दिए, 4 है ना। 4th प्रायोरिटी ग्रुप अपना कहाँ पे है, डैश लाइन पे है, तो हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। सो 1 2 3, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या देते हैं, S। नाउ हम लोग यहाँ पे चले आते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो 1 2 3 कैसा मूव किया आपने, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं, R नहीं देकर के क्या देना पड़ेगा, S। ठीक है, सो हो गया आपका सेम। आप यहाँ और यहाँ दोनों चेक करो, आई होप सेम ही आएगा। नाउ इसका जब हम सॉहर्स लेते हैं, तो सॉहर्स लेने को क्या करते हैं कि आप सबसे पहले ये प्रोजेक्ट करो। ठीक है, लाइक ऐसे। ये अगर इसको आपने फ्रंट कार्बन मान लिया, तो मैंने कहा कि अगर ये फ्रंट कार्बन हो गया, तो फ्रंट कार्बन ये कब होता है, जब आपका Y कैसा हो, अपोजिट हो, उल्टा हो Y, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, CHO लगा देंगे, और इधर जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड, जो राइट साइड है वो राइट साइड। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक लगा देंगे, और जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड, और जो राइट साइड है वो राइट साइड। सिंपल। ओके, नाउ इसको न्यूमन प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करना और भी सिंपल है। कैसे न्यूमन प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करेंगे जो और भी सिंपल होगा ना, दिस इज फ्रंट कार्बन मान लो, इसको मानना क्या होता, होता है ये CHO H and Br, and then here will be also Br, and here will be H, and here will be carboxylic group. So पहले वाले को आपने क्या किया, कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया। नाउ ओके, नाउ गाइस वी आर कन्वर्टिंग दिस, है ना। ये मॉलिक्यूल है आपको, तो आप इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेसिकली आपको कन्वर्ट करना है इसमें वेज डैश में। ठीक है, तो वेज डैश में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ा सा निकाल लो। ठीक है, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने से हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं ना हम कि बेसिकली आपको पता है ना कि इस वाले कन्वर्जन में हम लोगों ने डैश लाइन को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डैश बना देता हूं, इन दोनों को वेज बना देता हूं। ठीक है, सो बेसिकली CH3 C एंड देन C एंड देन CH3। ओके, नाउ डैश लाइन पे अपना जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो ये है। ठीक है, तो इस पे हम डैश लाइन पे किसको बना देते हैं, OH को लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे डैश लाइन पे किसको लगा देते हैं, H को। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डैश लाइन पे कौन है, H, और यहाँ पे डैश लाइन पे कौन है आपके पास, OH। ना आप कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो। ठीक है, प्रायोरिटी। सो 1 2 3 और 4, फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप वहां पे है आपका, डैश लाइन पे है, तो आपको मूव करना है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया, तो S। देखो इस कार्बन का भी S और इस कार्बन का भी S। नाउ यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन है उसको इवन एक्सचेंज करके कहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे डैश लाइन पे लाना पड़ेगा। और आप इसको इवन एक्सचेंज करके डैश लाइन पे लाओगे, मैं एक बार कर ही देता हूँ। ठीक है, लाइक इवन एक्सचेंज कैसे करते हैं, 2 बार एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, तो मैं मान लो कि एक बार यहाँ पे एक्सचेंज किया, तो OH यहाँ चला आएगा, और फिर एक बार यहाँ पे एक्सचेंज किया, तो OH मूव करके वहां चला आएगा। ठीक है, नाउ सो दिस इज CH3 एंड देन C। ओके, सो अपना OH फाइनली वहां चला गया। कैसे गया मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है, इवन एक्सचेंज करना है। इवन एक्सचेंज करने का मतलब क्या, 2 बार इंटरचेंज करना है, तो इसके OH और H के बीच में मूव कर दिया, तो जो मेरा फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप है वो यहाँ चला आएगा, तो मेरा मोटो कंप्लीट ना। लेकिन मेरा मोटो क्या, इवन एक्सचेंज करना, सो दैट कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। ना अब ये जो H यहाँ चला आया, OH यहाँ चला आया, एक इंटरचेंज किया हमने ना, दूसरा इंटरचेंज हम ये करेंगे कि CH3 को यहाँ ले जाएंगे और OH को वहां ले जाएंगे, यानी कि फाइनली मेरा OH यहाँ चला गया, सॉलिड लाइन पे कौन आ गया, CH3 आ गया, और डैश लाइन पे कौन आ गया, हाइड्रोजन। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप पहले असाइन कर चुके हो कि S है। नाउ इस पे आप प्रायोरिटी असाइन करो, 1 प्रायोरिटी 2 इधर, प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी 4। ठीक है, नाउ मूव करो 1 2 3 1 2 3 मूव करो, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, फिर से कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया आपका, S, यहाँ भी S, यहाँ भी S, यहाँ भी S, यहाँ भी S। कन्वर्ट कर दिया आपने। नाउ इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, सॉहर्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को जगह कम पड़ रहा है, तो क्या मैं ऊपर वाले को मिटा सकता हूं। ओके, सो मैंने मिटा दिया इसको। नाउ सी मैं इसको अब सॉहर्स में कन्वर्ट करने वाला हूं, तो फिर से अपने को क्या करना है, वही अपोजिट Y वाले में लेकर के कन्वर्ट कर देना सिंपली। ठीक है, ऊपर क्या CH3,
ऊपर यहाँ भी क्या CH3, ठीक है। नाउ जो राइट साइड में है राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में। आई होप ये तो कम से कम सिंपल लग रहा होगा आपको, कन्वर्ट कर सकते हो ना। सॉल्यूशन को न्यूमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से वही इक्लिप्स पोजीशन होता है, तो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी आपका क्या H, देखो सामने वाले कार्बन पे OH, सामने वाले कार्बन पे OH और फिर इधर H। ना पीछे वाले कार्बन पे यहाँ पे OH और फिर यहाँ पे H, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कन्वर्ट हुआ ना। ये अपना सेकंड वाला क्वेश्चन हो चुका था, अब थर्ड वाले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। सो ये थर्ड रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग एक करके पीछे आएंगे। सो ये आपका पहले इसका अपन क्या करते हैं, शॉहर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो शॉहर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि जब भी कभी आप ये बेसिकली जो ये शॉहर्स है, ठीक है, तो हम लोग मैंने आपको बताया था कि शॉहर्स प्रोजेक्शंस को फिशर प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए अगर ये दोनों, एक उल्टा वाला वाई है एक सीधा वाला वाई है ना, तो आपको इसको 180 से रोटेट करना पड़ेगा। 180 से रोटेट करने का मतलब क्या है कि या तो इसको आप दोनों सीधा वाई बना दो, आप इसको दोनों उल्टा वाई बना दो, ठीक है। तो मैं इसको इस वाले कार्बन को पकड़ के इसको मैं उल्टा वाई बना देता हूं, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूं। तो कैसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा, तो वहां पे सिचुएशन हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने एज इट इज रखा, इसको रोटेट किया, ओके। सो H H एंड देन हियर PH एंड देन हियर विल बी, इसका मतलब सॉरी यहाँ पे फिर से क्या आएगा आपका, ऊपर साइड PH चलाएगा और इसके 180 डिग्री में H इधर चलाएगा और OH आपका इधर चलाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप भूल जाओ और इसको कन्वर्ट करो आप, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करो आप किसमें, फिशर पोजीशन में कन्वर्ट करो। फिशर पोजीशंस में कन्वर्ट करने के कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था कि ये अगर आपका फ्रंट कार्बन है तो उस केस में फ्रंट कार्बन अपन ये लेते हैं, सो PH यहाँ पे और फिर नीचे भी PH, और जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में है उसको राइट साइड में, ओके। सो H उधर है और OH इधर, हो गया ये कन्वर्ट ना। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर से वही लगाना वेज डैश में कन्वर्ट करने के लिए कि हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि आपकी तरफ है और इसको भी मान लेंगे आपकी तरफ है, ये आपसे दूर है, ये भी आपसे दूर है, ठीक है। सो नाउ हियर विल बी PH एंड देन कार्बन C एंड देन PH, ओके। सो हमने क्या किया, OH को यहाँ पे रख दिया और फिर डैश लाइन पे H को कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने सॉलिड पे H को ले लिया और डैश लाइन पे OH को रख दिया। फिर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरा कॉन्फ़िगरेशन सही है नहीं है ना। यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन, ठीक है। तो डैश लाइन पे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार PH। तो सबसे पहला 1 प्रायोरिटी 2 इसको एंड देन नहीं, प्रायोरिटी 2 इसको नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे PH कहने का मतलब बेंजीन है ना, तो यहाँ के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन के बाद वहाँ पे कार्बन ही मिलेगा। सो 2 3 एंड देन 4, ओके। सो बेसिकली आप मूव करोगे तो कैसे मूव करोगे, 1 2 3 1 2 3 मूव किया तो कैसा डायरेक्शन हो गया आपका, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या देते हैं, R नहीं देकर क्या देना होगा S, क्योंकि यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं अपन, ओके। सो यहाँ पे चेक करेंगे तो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 इधर, प्रायोरिटी 3 इधर, प्रायोरिटी 4 इधर, 4 वाला प्रायोरिटी ग्रुप वेज वाले लाइन पे है, सॉरी डैश वाले लाइन पे है। नाउ 1 2 3 मूव करो, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या देते हो, S देते हो। सो देखो दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ भी चेक कर लेना। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं चेक कर रहा क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश पे नहीं है, तो आप इवन एक्सचेंज करके फोर्थ वाले प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे लाओगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसी का कन्वर्ट हमने यहाँ पे किया। अब इसका हम लोग न्यूमन कर, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ तो मैं न्यूमन इसका यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो मैं इसका न्यूमन यहीं पे ले लेता हूँ। इसका न्यूमन लेने के लिए बहुत ही सिंपल है, ओके। यहाँ पे PH है और ये वाले कार्बन पे H इधर है, इस वाले कार्बन पे OH इधर है, ठीक है ना। सिर्फ पीछे वाले कार्बन पे PH पीछे ही है, इधर कौन सा है, इधर H है और फिर इधर क्या है आपका OH है। सो पूरा पूरा हो गया कन्वर्ट। नाउ सारे में इसमें आपने कन्वर्ट कर दिया ना। तो क्वेश्चन इज कि अब हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, लास्ट वाले पे जिसका न्यूमन गिवन है। तो न्यूमन से अपने को किस में कन्वर्ट करना है, सॉहर्स में, ठीक है। सॉहर्स से किस में कन्वर्ट करना है, चलो पहले न्यूमन से सॉहर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि न्यूमन से सॉहर्स आने के लिए भी आपको इक्लिप्स वाले पोजीशंस को ही हम लोग जनरेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो या तो आप इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो या फिर एक पेनल्टी दे करके आप काम निकालो, ठीक है। तो मैं रोटेट नहीं करता हूं, मैं पेनल्टी देके काम निकाल लेता हूं, ठीक है। सो पेनल्टी देने का मतलब क्या हुआ, सॉहर्स में कन्वर्ट करना बेसिकली आपको। तो अपन ऐसे करते हैं कि ठीक है कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेनल्टी दे के देने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आई मीन 180 से चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्रंट कार्बन, इसको अपन फ्रंट कार्बन बनाते हैं। फ्रंट कार्बन के ऊपर CH3, जो राइट में और जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में NH2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, स्टैगर्ड पोजीशन है। इसको ऐसा वाला पोजीशन होना चाहिए था इक्लिप्स, एक के पीछे एक नहीं है, इसलिए हम लोग को पेनल्टी देना होगा, ठीक है।
सो फिनाइल कैसे देंगे, NH2 इसका राइट साइड में है तो NH2 इसका यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख देंगे, और ये राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो उसको राइट साइड में लिख देंगे, ठीक है। ये बन गया। हाँ, इसका आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करना है, इसको 180 डिग्री से रोटेट करो और फिर ऐसे वाले स्टैगर्ड पोजीशन, सॉरी इक्लिप्स पोजीशन पे लाओ, और इक्लिप्स पोजीशन वाले को तो फिर आप इसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। देखना एक एटम इधर उधर होंगे लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस दोनों का सेम ही आएगा, जो आप कन्वर्ट करोगे जो मैं कन्वर्ट किया हूं, ठीक है ना। इसमें के बाद हम लोगों को किसमें कन्वर्ट करना है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, डायरेक्ट फिशर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सॉहर्स में आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। चलो मैं इसका सॉहर्स भी कन्वर्ट कर देता हूं, लाइक सॉहर्स अपन यहां पे कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉहर्स में इसका कन्वर्ट करता हूं, सॉहर्स कैसा होगा उसका, ऐसा होगा कुछ H NH2 and then CH3 and here will be H and here will be NH2 and then CH3, है ना। और इसका आप कन्वर्ट करो तो देखना वही आएगा, क्यों, क्योंकि आप इसको क्या करो ना, इसको उल्टे वाले y में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो उल्टे वाले y में कन्वर्ट करोगे, मैं एक बार कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। 180 से मैं इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, इसको फिक्स रखा, इसको रोटेट किया। तो अगर उसको फिक्स रखेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो ये भी फाइनली ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसके क्या है NH2, यहाँ पे क्या है H और ऊपर क्या है CH3, ठीक है। ये H ऊपर चला जाएगा और NH2 वहां पे, तो जस्ट अपोजिट में NH2 यहाँ चला जाएगा, CH3 यहाँ चला जाएगा ना। इसका अगर आप फिशर प्रोजेक्शंस लोगे तो आई होप आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। सो आप तो या तो यहाँ से डायरेक्ट ले लो या फिर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ फिशर कन्वर्ट करो, सेम ही आएगा। सो फिशर भी मैंने कन्वर्ट ही कर दिया, मुझे थोड़ा सा कॉलम चेंज हो गया अपना, लेकिन कन्वर्ट मैंने फाइनली कर ही दिया। और फिर फिशर को आपको क्या कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली वेज डैश में कन्वर्ट करना है। तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दोनों मॉलिक्यूल को आपकी तरफ रख देते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल को आपसे दूर रख देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली CH3 C and C and then H, ओके। आपके साइड जो रखना है आपको इसको रखना है हाइड्रोजन को, और फिर से जो आपके साइड रखना है वो किसको रखना है, ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे सॉरी यहाँ वाले पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ वाले पे क्या आएगा आपका CH3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आएगा NH2 आएगा, और फिर यहाँ से क्या आएगा आपका NH2 आएगा। तो आई होप आपको सारे कन्वर्जन्स क्लियर होंगे, आप समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे करके कन्वर्ट करना है। नहीं तो आप वीडियो पॉज करके सारे को एक दूसरे से अच्छे से कन्वर्ट करो। आप तो लगभग 80% को कन्वर्ट ही कर लिए होगे, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उसको आप मेरे से मैच कर लो। मैंने कन्वर्ट भी कर दिया और प्रूव भी कर दिया कि वो दोनों मॉलिक्यूल सेम है, वो आइसोमर्स नहीं है ना। क्यों, क्योंकि उसके कॉन्फ़िगरेशंस अपने कैसे आए थे, सेम ही आए, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ओके। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बेसिकली कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं जैसे कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या फिर स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। इसको हम लोग छोटे से हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स बोलता हूं बेसिकली, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली आप स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद हो तो स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोगों ने दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया था। नोटबुक पीछे पढ़ के देखो, एक था आपका कॉन्फॉर्मेशंस, एक था आपका कॉन्फिगरेशंस, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मेशंस तो हम लोग, कन्फॉर्मेशंस तो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग कॉन्फिगरेशनल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशनल वो वाला था जिसमें आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड था, वहां पे आप रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो आपका कॉन्फिगरेशनल्स था, कॉन्फिगरेशनल्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। और वो दो पार्ट कौन सा था आपका, बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ध्यान रखना, स्टीरियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्टीरियो को कॉन्फिगरेशनल में और कॉन्फॉर्मेशन में। तो कॉन्फॉर्मेशन का अपन तो डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि उसको पढ़े ही नहीं। नाउ कॉन्फिगरेशनल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नाउ अब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स आपका क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स सबसे पहले होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ इससे पहले ज्योमेट्रिकल नंबर ऑफ आपको आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स में आगे बताऊं, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा स्टीरियोजेनिक सेंटर, है ना, स्टीरियोजेनिक सेंटर। आई होप ये बात मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी बता ही चुका हूं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। नाउ एक स्टीरियोजेनिक एरिया भी आता है और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर भी आता है, तो मैं आपको उसमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं लेके जाता हूं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक एरिया। मैं आपको जो स्टीरियोजेनिक सेंटर बताया, बस आपको वही डेफिनेशन लेके चलना है कि एट अ पॉइंट वेयर द मॉलिक्यूल कैन शो स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था और वो सिस ट्रांस अगर कंडीशन को फुलफिल करता तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, ठीक है।
और अगर मान लो कि एक कोई कायरल कार्बन है तो क्या वो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा? अगर वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो वो कैसा होगा? स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जहां पे स्टीरियोजेनिक सेंटर्स का बात आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो मैं एक आपको मॉलिक्यूल दूं लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Br एंड CH3, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे देखना है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं कितने, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर हम लोग उसको बोलते हैं जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिस जगह के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलने वाला है? स्टीरियो आइसोमर्स मिलने वाले। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि स्टीरियो आइसोमर्स हैं कौन कौन? तो ज्योमेट्रिकल है और फिर ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल में कौन कौन सा है? जो ऑप्टिकली एक्टिव है और मेसो है वो क्या है आपके? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। नाउ सो बेसिकली क्या यहाँ ये आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर दिख रहा है, यहाँ के रिस्पेक्ट में आप सिस और ट्रांस निकाल सकते हो। सिस और ट्रांस यहाँ पे क्या करेगा? आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और आपको पता हो तो ये वाला कार्बन आपका कैसा है? कायरल है। तो ये अगर कायरल होगा तो ये ऑप्टिकली कैसा होगा? एक्टिव भी होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो यहाँ पे जो अपना स्टीरियोजेनिक सेंटर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका अपना स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना होगा? 2 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C and again C and here is CH and then CH3, okay। now या फिर अपन इसको इधर कर लेते हैं CH2 and then CH and then CH3 and Br, okay। now this is the molecule। now next question में आपको दे रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कर लेते हैं CH एंड देन नहीं ये करो, ठीक है, CH2। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर बताना है। क्यों? क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर आप फाइंड आउट कर पाओगे तभी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन होता है? जहां जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो यानी कि जीआई देखना है, क्या यहाँ के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या यहाँ के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि बेसिकली ये आपका एलीन है, ये कैसा है? आपका एलीन है, ठीक है। तो एलीन के केस में सबसे पहले इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक केस में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप ही चेंज कर देते हैं, CH और फिर आपके यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो क्यूमिलीन है वो इवन क्यूमिलीन है और ये इवन क्यूमिलीन में आपका क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। सेंटर ना ही आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो और होता भी है लेकिन वहां पे आपका क्या है? अलग अलग केस था। वहां पे मैं आपको ए बी करके बताया था कि कब कट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली चारों डिफरेंट ग्रुप है तो यहाँ पे कोई भी POS या फिर COS नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ के रिस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? डाइसिमेट्रिक। और अगर डाइसिमेट्रिक हो गया तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ इसका मतलब ये क्या होगा आपका? यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेगा। और जहां से स्टीरियो आइसोमरिज्म शो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। नाउ यहाँ पे क्या है? उसके बाद यहाँ पे एक कायरल सेंटर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कायरल सेंटर दिख रहा है तो स्टीरियोजेनिक सेंटर टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। मैं एक बार फिर से बताऊं अगर आप कंफ्यूज ना करो तो यहाँ से सिस ट्रांस मिल सकता है, मतलब ये आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो सकता है। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसके अंतर्गत आता है? स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म शो हो सकता है। तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया ना। ये जो बेसिकली है ये क्या है? आपका एलीन है। कैसा है? एलीन। एलीन किसको हम लोग बोलते हैं? सबसे छोटे क्यूमिलीन को, ठीक है। तो ये एलीन में अगर आपको याद हो तो वहां पे अपने पास क्या होता था? अगर चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होते थे तो चारों डिफरेंट ग्रुप अगर ABCD लगे हुए होते थे, आप नोटबुक पलट के देखना जहाँ पे मैंने आपको एलीन पढ़ाया है या फिर जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलीन के केस में ना ही POS होता है ना ही COS, तब जब चारों डिफरेंट ग्रुप कैसे हो? डिफरेंट हो। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर इसमें POS और COS नहीं है मतलब ये कैसा होगा? डाइसिमेट्रिक। और डाइसिमेट्रिक कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हो गया इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। और ऑप्टिकल आइसोमर हो गया इसका मतलब क्या होगा? स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएगा। अगर स्टीरियो आइसोमर्स हो गया इसका मतलब ये क्या होगा? आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा ना। ये कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो आपका कैसा होगा? वो स्टीरियोजेनिक सेंटर तो होगा। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलने वाला है? RRS तो मिलने वाला है ना। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? स्टीरियोजेनिक ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलने वाला है। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो कैसा होगा? स्टीरियो आइसोमर्स होगा। स्टीरियो आइसोमर्स होगा तो फिर ये क्या होगा? स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। तो कितने
4 मिले आपको 3 3, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 वहां पे स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना। अगर यहाँ पे हम लोग कंसीडर करें कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, तो यहाँ पे कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, यहाँ के रेस्पेक्ट में आपको सिस और ट्रांस मिल सकता है, यहाँ के रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस, या फिर आपको यहाँ पे क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये बेसिकली फिर से क्या हो गया आपका एलीन का केस हो गया। तो इस एलीन के केस में क्या कोई एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा क्या, या फिर नहीं करेगा? देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो सबसे पहले ये एलीन करता ही नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में तो अपने को इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर ये क्या, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्यों? क्योंकि ये डाइसिमेट्रिक होता है ना। अब मेरे को क्या करना है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है, ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा अपना, बेसिकली अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा तो ये आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डाइसिमेट्रिक नहीं होगा, और डाइसिमेट्रिक नहीं होगा तो फिर क्या होगा आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सो यहाँ पे बेसिकली H और H दो ग्रुप लगे हुए हैं, H और H क्या है आपके दो ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिल जाने वाला है, यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाने वाला है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अलोंग कट करोगे ना जब आप, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। मतलब इसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे कोई अभी ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ से ये इसके रिस्पेक्ट में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होने वाला नहीं है। क्यों नहीं शो होने वाला है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम आ गए, ठीक है, ये दोनों ग्रुप सेम आ जाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। यहाँ पे क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग थे, एक CS था, CH2 ऐसा करके था, ठीक है, यहाँ पे एक CS3 था और एक दूसरा ग्रुप था। ये अगर मान लो इसको A बोलेंगे, B बोलेंगे, C बोलेंगे, D बोलेंगे, तो चारों ग्रुप अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, AA हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में आपके पास नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, ठीक है, इसमें लाइक Cl एंड देन Cl, ठीक है, तो यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि रिंग की वजह से क्या होता है आपका स्टीरियोआइसोमर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ दूसरा कि ये भी आपका कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना, सॉरी ये कायरल सेंटर होगा, और ये भी क्या होगा आपका कायरल सेंटर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो तो आपके पास जो स्टीरियोजेनिक सेंटर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बट यहाँ पे 3 आंसर लिखना गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि अगर मान लो कि इसका सबसे पहले आप जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स लिखोगे वो कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखोगे, हम लोग देख रहे थे कि 3 आंसर क्यों गलत है। जैसे कि Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl और H, एक सिस हो गया ना। दूसरा जो होगा आपका वो क्या होगा, ट्रांस होगा, ओके, Cl H एंड देन Cl एंड H, ठीक है। इसका तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप दोनों ही लिखने वाले, ठीक है। अब यहां से बेसिकली ये कैसा हो जाएगा आपका मीजो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये मीजो हो गया। नाउ अब क्या है कि बेसिकली अगर आप यहां से देखो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका शो होने वाला है, अगर ये R हुआ तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी R, ये अगर R हुआ तो ये भी कैसा हो जाएगा, R हो जाएगा। ये S हुआ तो ये भी कैसा हो जाएगा, S हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस वाला मॉलिक्यूल है वो भी ऑलरेडी काउंटेड है आपका, ठीक है, और जो ट्रांस वाला मॉलिक्यूल है वो भी आपका क्या है, काउंटेड। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो हो सकते हैं। नाउ अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो यहीं के केस में जो आपका बेसिकली ये जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, तो यहीं के केस में आपका बेसिकली क्या होगा कि ये वाला आपका तो सबसे पहले मीजो कंपाउंड होगा, ठीक है, और ये मीजो कंपाउंड ये अगर R हुआ तो ये भी R हो जाएगा, ये S हुआ तो ये भी S हुआ। तो यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट वाला कंपाउंड आएगा, जैसे कि अगर आप इसका मिरर इमेज लोगे, इसका अगर हम मिरर इमेज लें, ठीक है, इसका मिरर इमेज लें, तो मिरर इमेज लेंगे तो Cl यहाँ पे, H यहाँ पे, और फिर Cl यहाँ पे, और फिर H यहाँ पे, ये होगा इसका मिरर इमेज। ना सो बेसिकली 3 आइसोमर्स आपके आ गए, ठीक है, 3 आइसोमर्स आए। तीनों आइसोमर्स जो आए उसमें देखो अगर आप तो ये सिस रहा और ट्रांस के 2 आ गए। अब अगर मान लो कि अगर आप काउंट करते हो सिस रिंग की वजह से भी काउंट करते हो, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना कि हम ये सिस हुआ ये ट्रांस हुआ, मैं क्या करता हूँ इसको बेसिकली मैं रिंग की वजह से सो ही नहीं करता हूँ, ठीक है, रिंग की वजह से मान लेता हूँ कि इसमें 2 ही स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, ठीक है, दोनों कायरल सेंटर है, दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो सकता है, इसलिए स्टीरियोजेनिक। रिंग की वजह से आपका क्या हो सकता था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता था, मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने उसको माना ही नहीं, ठीक है, मैं कंसीडर नहीं किया ना। अब इसके रिस्पेक्ट में जो आपका स्टीरियो आइसोमर्स आ सकता था, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स आ सकता था, उसको मैंने ड्रॉ किया। एक तो ये आ सकता था मीजो वाला,
और एक ये आ सकता था, इन आइसोमर्स का एक पेयर आ सकता, ठीक है। तो कितने टोटल आइसोमर्स आए? 3। नाउ अब हम लोग जो भूल गए थे, जो हम लोग इग्नोर कर देते, किसको? सिस और ट्रांस को, ठीक है। तो सिस और ट्रांस को अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग कंसीडर करें तो जो मीजो कंपाउंड है वही तो सिस है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव है वही आपका क्या है? ट्रांस है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली क्या हो गया आपका? सिस और ट्रांस कंसीडर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग रिंग के वजह से जो आपका आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसको हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे? जो कायरल सेंटर है। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये। नाउ कायरल सेंटर आपको समझ में आ गया हो कि कितने कायरल सेंटर होते हैं। मैं एक अगर बड़ा सा मॉलिक्यूल दूं आपको, ठीक है, मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूं। कायरल सेंटर का मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स की मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। आई होप आपको सारे कंसेप्ट याद हो, अगर वो सारे कंसेप्ट याद होंगे तो यहाँ का कोई इशू नहीं है, आप खुद ब खुद कर सकते। एक मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, उस मॉलिक्यूल में आपको कायरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर ढूंढना है, ठीक है। नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, okay, Br and then CH CH double bond N CH CH2N double bond N, एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल में बना रहा हूँ सबसे ज्यादा, ठीक है। आपको बस उसका ध्यान रखना है। CH CH C डबल बॉन्ड C H, यहाँ पे ब्रोमीन लिखते हैं अपन, ओके, C एंड देन CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। मैं कहीं और से भी कुछ कनेक्ट कर सकता हूँ, ओके। नाउ यहाँ से मैं कनेक्ट करता हूँ CH3OH में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। नाउ इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल, इसको मैं और भी कुछ इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से कनेक्ट, थोड़ा हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, मैं बस आपको ऐसे ही रैंडमली दे दे रहा हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चंस याद भी हैं या नहीं याद है, मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं निकाल दिया, ठीक। सो आपको इस मॉलिक्यूल में अगर ये वाला क्वेश्चन आप कर पाते हो, अगर इसमें आप ढूंढ पाते हो कि बेसिकली कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, तो आप फिर पूरा का पूरा स्टीरियोजेनिक सेंटर में एक्सपर्ट हो, निकाल सकते हो कहीं भी, ठीक है ना। स्टीरियोजेनिक सेंटर वो होता है जहाँ पे GI और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका शो हो सकता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले में सबसे पहले हम लोग स्टार लगाते हैं, यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको मिल सकता है, यहाँ से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकता है, देख लो C90, ठीक है। ये एजो वाले में से मिल सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रिंग की वजह से आपको क्या मिल सकता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकता है, GI ड्यू टू रिंग, ठीक है। नाउ ये क्या है आपका? एलीन है। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलने वाला है क्योंकि दोनों ग्रुप कैसा हो गया? सेम। ना हम लोग ऑप्टिकल ढूंढते हैं, ऑप्टिकल कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे कायरल सेंटर होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। देखो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल मिलेगा क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप है, कायरल कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, ठीक है। और कहीं पे भी ऑप्टिकल, यहाँ पे भी आपको एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्यों? क्योंकि देखो फिर से ये एलीन है, एलीन में चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट है, चारों ग्रुप डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे ना ही POS होता है ना ही COS होता है। अगर POS COS नहीं हुआ तो वो कैसा हो जाएगा? डाइसिमेट्रिक। अगर डाइसिमेट्रिक हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव। ना उसके बाद अगर आपको बाइफिनाइल सिस्टम याद हो तो यहाँ भी क्या होता है आपका? POS प्रेजेंट नहीं होता। अगर POS प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ भी क्या होगा? आपका एक कायरल सेंटर होगा। सो टोटल कायरल सेंटर बेसिकली ये भी कैसा होता है आपका? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो फिर ये कैसा होगा आपका? स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। तो काउंट करो कितने स्टार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो n का वैल्यू कितना हो गया? 8, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन आपको ये समझ में आया हो, मैं बता रहा हूँ। ये सारे एग्जांपल्स को मैंने एक जगह पे क्लब कर दिया, सारे क्वेश्चंस आपके लेक्चर्स में डिस्कस्ड है, ठीक है। जहाँ पे भी अगर इनके साथ तो नहीं समझ में आया हो तो आप पिछले वाले लेक्चर्स में जाके देखो कि कहाँ मैंने इन चीज़ों को बताया है और कहाँ आपको ये चेक करना, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में, ठीक है। तो यहाँ भी वही वाला है जैसा आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखा था
contain when molecule contain n number of unsymmetrical, क्योंकि वो वाला थोड़ा सिंपल होता, unsymmetrical stereogenic center, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल्स टू 2 raised to the power n सिंपली, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 raised to the power n हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद if a molecule contain n number of symmetrical stereogenic center, जैसा कि आप ज्योमेट्रिकल में पढ़े थे वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे फिर से केस बनेगा अपना कि if n equals to even, है ना, जब आपका n equals to क्या हो even हो, ठीक है। सो n equals to अगर even हुआ तो हम एक मॉलिक्यूल ही बना लेते हैं जहाँ पे आपका कितना हो सिमेट्रिकल हो मॉलिक्यूल और इवन नंबर ऑफ like CHO and again CHO OH 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 H H H and H। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने वाला है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा, मान लो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या मॉलिक्यूल सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। लेकिन कितने कायरल सेंटर है, 1 2 3 और 4 कायरल सेंटर है। तो कैसा है आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए और आपका n कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या सा केस लिए हैं, इवन लिए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होंगे, ओके। नाउ सो अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, ठीक है। सो आपको पता है कि एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑप्टिकली, ये भी फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो, ओके मीजो। तो हम क्या करते हैं इन दोनों केस में दोनों का अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग ही निकाले थे, ठीक है। तो जब आपका मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो और n नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कैसा हो, आपका इवन हो, तो उस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जो होता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका 2 raised to the power n minus 1, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड जो होता है, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड जो आपका होता है वो होता है 2 raised to the power even ना 2 raised to the power n by 2 minus 1, ठीक है। नाउ अब आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स भी पता चल गया और मीजो कंपाउंड भी पता चल गया, तो क्या आप नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बता सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों का तो सम ही तो होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस मीजो, नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर्स प्लस मीजो, है ना। इसका मतलब कितना होगा 2 raised to the power n minus 1 प्लस 2 raised to the power n by 2 minus 1। ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा किसके जैसा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जैसा, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जैसा सेम है, लेकिन ऐसा मत मिथ बना लेना कि सारे फॉर्मूले सेम ही आएंगे, ठीक है। नाउ अच्छा इसमें एक और क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर भी बनाया जा सकता है ना। सो नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर आपका क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाय 2। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितना है, नंबर ऑफ मीजो, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपने पास कितना है 2 raised to the power n minus 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 raised to the power n minus 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 raised to the power n minus 2, ठीक है। फाइनली नाउ अगर
अगर मान लो कि n का वैल्यू कैसा हो जाए आपका ऑड हो जाए, ठीक है, सेकेंड केस लेना है आपको, अभी इवन था तो इसी में से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अपना कायरल सेंटर कितना था, n था, n इक्वल टू कितना था आपका 4 था कायरल सेंटर, तो आप सिंपली नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे आपके 2 raised to the power 4 minus 1 plus 2 raised to the power 4 by 2 minus 1, जितना भी कितना आंसर आएगा 2 raised to the power 3 plus 2 raised to the power 1, ओके। सो कितना जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर n इक्वल्स टू ऑड हो गया, n इक्वल्स टू ऑड आ गया, ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करना, अच्छा n इक्वल्स टू ऑड का कौन सा मॉलिक्यूल है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, अगेन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, OH 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 and then H, ओके। सो मान लो कि अगर ये मॉलिक्यूल है आपके पास, यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा होगा आपको, इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और कायरल सेंटर कितने हैं 3 कायरल सेंटर है, स्टेरोजेनिक सेंटर कितने हैं 3 हैं, ठीक है। सो अगर n इक्वल्स टू ऑड हो गया तो आपका जो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, फिर से हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जो होगा वो कितना होगा 2 raised to the power n minus 1 minus 2 raised to the power n minus 1 upon 2 होता है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड कितना होता है, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड बोलो या फिर मॉलिक्यूल बोलो, ये होता है आपका 2 raised to the power n minus 1 upon 2। नाउ अब जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड, तो इन दोनों का इसका मतलब है कि मैं ऐड कर दूंगा तो 2 raised to the power n, यहाँ पे नीचे ऐड करूंगा 2 raised to the power n minus 1 plus minus 2 raised to the power n minus 1 divided by 2 and then plus 2 raised to the power n minus 1 divided by 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आएगा 2 raised to the power n minus 1, ठीक है। यहाँ पे आप मीजो निकाल सकते हो, मीजो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स, आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे या फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग को कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ना है, कौन सा आइसोमर्स पढ़ना है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, जैसे कि बेसिकली क्या था अपना आइसोमरिज्म दो पार्ट में डिवाइडेड था आपका, कौन सा स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने सब देख लिया कौन कौन सा, आपका चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। टॉटामर्स नहीं पढ़े हम लोग, बाद में देखेंगे उसको। नाउ तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपना पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन सा, स्टीरियो आइसोमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। तो कॉन्फॉर्मेशनल अपना एज इट इज बराबर, कॉन्फिगरेशनल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस सिस एंड टी और सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना। उसके बाद अपना आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम लोग सब कुछ डिस्कस किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरलिटी, कायरल कंपाउंड, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव, मीजो, रेसमिक मिक्सचर, डायस्टेरियोमर्स, स्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स, हम लोगों ने सारा कुछ वहां पे डिस्कस किया। तो वो अपना क्या हो गया ऑप्टिकल, और फिर उसके बाद इसका ये सारा फॉर्मूला। तो आई होप सब कुछ, फिर उसमें हम लोगों ने कॉन्फॉर्मेशंस भी देखे, वेरियस प्रोजेक्शंस भी देखा, न्यूमैन, सॉहर्स, वेजडैस, फिशर, ठीक है। और उसके बाद अब हमारा लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब अपना जो नेक्स्ट वाला पार्ट बचता है वो कौन सा बचता है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बचता है। ओके, सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स।